हेलो बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा, जैसे आप बच्चों ने पहले संधि की थी, जिसमें आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि में से पता चला कि जब दो वर्ण पास आते हैं तो उनमें जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। आज हम करेंगे समास। समास के अंतर्गत क्या होता है कि वहाँ दो वर्ण थे, यहाँ पे जब दो शब्द पास आते हैं तब समास बनते हैं। अब जरा ये देखिए, ये है आपका जैसे राजा और रानी, ये होते हैं पद। पद का मतलब होता है शब्द। जब आप शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राजा और रानी ये समास विग्रह था, और जब आपने इकट्ठा किया तो ये बना राजा रानी। दूसरा उदाहरण देखिए, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। फिर आता है आपका लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। तो इससे आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जो समस्त पद होता है वो क्या होता है कि चाहे उसमें 3 शब्द हो समास विग्रह में, चाहे 4 शब्द हो, उनके मेल से जो एक शब्द बनता है उसको बोलते हैं हम समास। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो बेटा, जो समास है इसी को ही हम समस्त पद कहते हैं। और ये समास विग्रह क्या होता है? जब आप किसी भी शब्द को क्या है उसको अलग करते हो तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं समास विग्रह। इसके अलावा क्या बताना चाहेंगे आपको? ये देखिए, कोई भी समस्त पद बनता है वो बनता है दो पदों से। ये होता है पूर्व पद और ये होता है उत्तर पद। तो इनमें इस तरह से इनके मेल से जो है समस्त पद बनता है। अब आगे देखिए, समास के भेद होते हैं। जैसे देखिए, पहला इसमें अव्ययी भाव समास। अव्ययी का मतलब होता है अविकारी, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका पहला पद जो है वो प्रधान होता है। जैसे देखिए, हम बोलते हैं आजीवन, तो इसमें क्या है, आ जो है वो होता है आपका पहला पद प्रधान है। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जैसे देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूं, रसोई के लिए घर। तो इसमें रसोई जो है, रसोई घर बना जब, रसोई जो पूर्व पद होता है, लेकिन घर जो है वो दूसरा पद जो है इसमें प्रधान होता है। फिर आता है बेटे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें आपके या तो होते विकारी शब्द, सॉरी विलोम शब्द, जैसे हो गया आपका पाप पुण्य, सत्य असत्य, या फिर होते हैं आपके जो दोनों का ही महत्व होता है, जैसे माता पिता है, दाल चावल है, मतलब कि इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। फिर आता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। मतलब कि इसमें आपके शब्द जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर, हम देवी देवता के लिए बोल सकते हैं कि केवल केवल उन्हीं के लिए प्रयोग होता है। जब भी हम जैसे उदाहरण के लिए देखें, हम बोलते हैं नीलकंठ। नीलकंठ बोलते ही हमें शिव जी हमारे मन में जो है उनका भाव उत्पन्न हो जाता है। अब आता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिसमें कि आपका पूर्व पद जो है विशेषण होता है, या फिर पूर्व पद जो है उपमान या उपमेय होता है। इसमें अपने पहले अलंकार किए थे ना, उसमें क्या था, उपमा अलंकार, और उसके बाद अपने बच्चों ने किया था रूपक अलंकार। तो इन्हीं को से मिलता जुलता ये आपका जो है कर्मधारय समास होता है। फिर आता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, तो इसमें क्या है आपका पूर्व पद जो है, मतलब पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, मतलब उसमें गिनती होती है। जैसे देखिए क्या है, तिरंगा। तिरंगा जब आप बोलते हो, 3 रंगों का समाहार। आगे देखो, अब आते हैं हम एक एक करके, आपको किस तरह से परीक्षा में आपको पता झट से पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा अभ्यास करते हो कि ये कौन सा समास है। अब समास पद के बारे में मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। जो समास की परिभाषा है वो ही इसी की है कि ये दो या दो से अधिक पदों शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, विग्रह होता है अलग होना। अब यहाँ पे देखो, को, से, को, के लिए, से के लिए।
तो ये होते हैं आपके कारक चिन्ह। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह भी बोलते हो, प्रसर्ग भी बोलते हो। तो जब भी आप ये देखो परलोक को गमन, इसमें आप विभक्ति चिन्ह को लोप कर देते हो, मतलब इसका प्रयोग नहीं करते, तो दोनों के मिलाने से ये आपका बन जाता है परलोक गमन। तो इसमें आपका विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। फिर देखिए अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इसी के बेटा अपोजिट अगर आप देखते हो तो परीक्षा में आपको इस ढंग से प्रश्न पूछ सकते हैं। समस्त पद का, जैसे सपोज करिए आ गया अकाल पीड़ित समस्त पद का समास विग्रह करके उसका भेद लिखिए। इस ढंग से आपको जो है ये प्रश्न जो है समास का जो भाग है इस ढंग से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो अगर विग्रह है तो अपने समस्त पद बनाना है। भय से बीत, भयभीत, हस्त से लिखित, हस्त लिखित, माल के लिए गोदाम, माल गोदाम, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, रोग से मुक्त, रोग मुक्त। तो ये थे आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत। आपने विभक्ति चिन्हों को माइंड में रखना है कि उनका लोप होने के बाद जो है वो आपका समस्त पद बन जाता है। अब आगे आइए, अब आता है ये आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। आपने इसकी निशानी क्या रखनी है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है जी, तो ये देखिए अब अंजल, अब ये देखिए दोनों युग्म शब्द हो गए। देश विदेश, गंगा यमुना दोनों नदियां हैं। अमीर गरीब ये आपके विलोम शब्द हो गए। आटा दाल, ये जो शब्द हैं युग्म शब्द होती हैं या विलोम शब्द होती हैं। तो आपने क्या करना है, योजक को हटाकर वहां पर और का प्रयोग कर देना है। अन्न और जल, देश और विदेश, गंगा और यमुना, अमीर और गरीब, आटा दाल, आटा और दाल। इस तरह से अगर और लगा हुआ है तो आपने उसको हटाकर क्या है उसमें योजक चिन्ह प्रयोग करना है। सुख दुख, पाप पुण्य, ये देखिए भूखा प्यासा और प्यासा का क्या हो गया, भूख प्यास, यश और अपयश का हो गया आपका यश अपयश, रुपया और पैसा, रुपया पैसा, और स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। इस तरह से आपके द्वंद्व समास में योजक को हटाकर और का प्रयोग करेंगे, और अगर समास वगैरह आता है तो और को हटाकर वह योजक का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका हो गया द्वंद्व समास। आ गया ये आपका द्विगु समास। क्या लिखा हुआ है, पहला पद संख्यावाची। ये देखिए चौराहा, चौमासा, तिरंगा, मतलब इसमें जो पूर्व पद होता है ये आती है आपकी काउंटिंग। अब इसका जो रहा लिखा है चौराहा, मतलब इसको आपने बहुवचन बना देना है। चार राहों का समूह, या तो समूह कह सकते हैं या फिर क्या है इसकी अपेक्षा आप पंचवटी जैसे लिखा है पांच वटों का समाहार। समूह और समाहार एक ही बात है। ठीक है, अब देखो चौमासा, चार मासों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। नवग्रह, नव मैंने क्या होता है नौ, नौ ग्रहों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। अब आप ये देख सकते हो कि इन सभी को हमने बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। अब देखो समास विग्रह को आपने समास पद कैसे बनाना है, जैसे देखो पंचवटी, पंचवटी जो है वटी जो है इसमें का समास विग्रह जब करते हो पांच वटों का समाहार। वट मैंने होता है वृक्ष। फाइन बेटे, कुछ बच्चे क्या करते हैं पेपर में आता है कई बार, तो बच्चे लिख देते हैं पांच वटियों का समाहार। इट इज नॉट ओके। वटी का मतलब होता है वट, वट मतलब पेड़। फिर आता है आपका पंचतंत्र का समाहार, ये बन गया आपका पंचतंत्र। फिर है नवरत्नों का समाहार, ये बन गया नवरत्न। फिर है त्रिवेणी, तीन वेणियों की समाहार, ये वेणी होता है नदी। क्लियर। 700 दोहों का समाहार, ये क्या होता है, जो बिहारी सत सही है, बिहारी जो रीतिकाल के कवि हैं तो उन्होंने मतलब 700 दोहे लिखे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं सतसई। क्लियर। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। इसकी अपनी पहचान की रखती है, इसका पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। चलिए अब अगला भेद देखते हैं।
ये आ गया अव्ययी भाव समास। अव्ययी का मतलब होता है जिस अविकारी शब्द, ठीक है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए प्रतिदिन है, प्रतिदिन शब्द है, या क्रिया विशेषण हो गया आपके, इसमें आते हैं इसके अलावा आपके आते हैं विस्मय आदि बोधक होते हैं, संबंध बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, निपात शब्द होते हैं, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। ये आते हैं आपके अविकारी या अव्ययी भाव के अंतर्गत। अब इसके लिए जो आपके अभ्यास सागर में जो है जितने भी अव्ययी भाव समास दिए गए हैं आपके, इसकी आपने निशानी कैसे रखनी है। इसका जो पूर्व पद होता है एक तो वो उपसर्ग है, दूसरी बात है कि आप ये शब्द देख लीजिए अ, प्र, यथा, प्रति, रातोरात, मतलब किसी भी शब्द का जो द्वारा से प्रयोग हो जाए तो वो होता है आपका अव्ययी भाव समास। मतलब इसका पूर्व पद जो है वो उपसर्ग होता है। देखिए आमरण, मरने तक, गली गली, ये देखो शब्द का प्रयोग द्वारा हो गया, हर गली। फिर आता है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ये प्रतिदिन क्या आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है ना। भर पेट, पेट भरकर, यथा समय, समय के अनुसार, रातों रात, ये भी आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, रात ही रात में। ऐसे आता है अजन्म, जन्म से लेकर, प्रत्येक घर, घर घर, ये देखो पुनरुक्त शब्द हो गया, विधि के अनुसार, यथा विधि, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हर घड़ी घड़ी घड़ी। तो ये होते हैं कि अव्ययी भाव समास। इसमें से ही कोई ना कोई उपसर्ग लगा होता है, या फिर ये देखो ये जो है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, मतलब इसको वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब आते हैं आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है बेटे, इसमें आपका क्या है कि सबसे पहली बार आपने ये विशेषण है, देखो महात्मा, महा का मतलब होता है महान, ठीक है, चर्चित शब्द हो गया। नीलकंठ, कंठ कैसा नीला। पीताम्बर, पीत को पीला बोलते हैं, पीला। तो ये जो तीनों के तीनों आप देख रहे हैं, इसमें आपका जो का प्रयोग हुआ। एक तो निशानी आपने ये रखनी है कि पूर्व पद हो गया विशेषण और उसमें जो भी लगा होता है। तो ये को महात्मा, महान है जो आत्मा। आगे देखिए नीलकंठ, नीला है जो कंठ। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। अंबर यहाँ पर आकाश नहीं है, वस्त्र को बोला गया है। कृष्ण जी के लिए प्रयोग होता है पीताम्बर शब्द। अब आता है आपका थोड़ा परिवर्तित है, ये देखिए कमल नयन। तो ये जो है आपने इसे उपमा अलंकार किया था ना, उसी ढंग से ये देखो वहां पे केसमान आपको वो दिखाया था ना, क्या वाचक शब्द था जो उपमा का, तो ये सेम है, उसी का ये है सेम। कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। उसके बाद है घन श्याम। घन क्या होता है बादल, श्याम क्या होता है सावले रंग का, घन के समान श्याम। तो ये देखो ये भी उपमा अलंकार की तरह, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, के समान। तो ये उपमेय और उपमान की तरह ही है आपके। अब आता है आपका इधर देखिए, ये जो है, अब ये देखो मैंने जब बात की रूपक अलंकार भी किया बच्चों ने, अलंकार में जो समझाया उसमें आपका बोलते विद्याधन, विद्या रूपी धन, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ क्या चंद्रमुख, तो मतलब चंद्र के समान मुख। उसमें क्या था आपका रूपक अलंकार, जहाँ पर ये देखो चंद्रमुख है ना, तो सीता का मुख चंद्रमुख के चंद्रमा के समान है, ठीक है ना, वो किया था आपने। तो यहाँ पे क्या है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। फिर देखो आपका ये है महात्मा, महान है जो आत्मा, ये 2 टाइम्स आ गया आपका। यहाँ पे भी है प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। मृग के समान लोचन, लोचन क्या है आपका आंख का पर्यायवाची होता है। फिर है विद्या रूपी धन, विद्याधन। इस तरह से ये आपने क्या निशानी रखनी है, एक तो बेटा ये विशेषण शब्द का प्रयोग देखिए, एक जो आएगा इसके साथ पक्का, जो अगर लिखते हैं तो ये आपका कर्मधारय समास है। ऐसे केसमान और रूपी, ये तीनों शब्दों को मन में रखना, ये कर्मधारय समास की आपकी पहचान होती है। अब आगे देखिए, ये है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की पहचान क्या रखेंगे आप, जिसके ये होते शब्द, और इसमें ज्यादातर क्या है आपके देवी देवताओं के नाम आते हैं। अब देखिए गिरिधर,
गिरिधर क्या होता है? गिरी होता है पर्वत। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पे उठाया था। गिरी को धारण करने वाला। चक्र पानी, चक्र है हाथ में जिसके, पानी क्या है? हाथ का पर्यायवाची है। फिर आता है आपका दशानन। 10 है, आनंद के ऊपर बेटा ये बिंदी नहीं है। 10 है आनंद जिसके। दशानन बोलते तो रावण माइंड में उसकी मतलब भाव रावण के लिए उत्पन्न होता है। पीताम्बर, अब देखो पीताम्बर आपने कर्मधारय समास में भी किया था। वहां था पीत है जो अंबर। अब वो भी सही है, लेकिन आपने अगर ऐसे पीताम्बर आ जाता है, अगर आप लिखते हो पीत है जो अंबर, फिर आपने उसको कर्मधारय समास लिख के आना है। अगर आप लिखते हैं पीले है अंबर जिसके, फिर आपने यहाँ पे बहुव्रीहि समास लिख के आना है। मतलब जो और जिसके का ध्यान रखना है। कुछ समास ऐसे होते हैं जो कि आपके कर्मधारय समास में भी आते हैं और बहुव्रीहि समास में भी वो आ जाते हैं। तो ये योग रूढ़ शब्द है आपका। उसके बाद देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, उसमें भी किया था आपने, नीला है जो कंठ। तो अगर जिसका जो है अगर लिखेंगे, फिर आप इसका भेद लिखेंगे बहुव्रीहि समास। फिर आता है गजानन, गज जैसे आनंद वाला। एक मिनट बेटे। हाँ जी, उसके बाद देखो चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके। आगे देखो निशा में विचरण करने वाला, निशाचर। मृग जैसे नयनों वाली, मृगनयनी। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। 3 नदियों का संगम स्थल, त्रिवेणी। महान है आत्मा जिसकी, महात्मा। ये देखो महात्मा भी शब्द आ गया। आपने पीताम्बर भी देखा था, नीलकंठ भी देखा था। ये तीनों शब्द आपने कर्मधारय समास में भी प्रयोग किए थे। तो बेटा ये थे आपके समास, और इनके चिन्हों के बारे में आपने बताया कि पहचान कैसे करनी है। मुझे आशा कि आपको समझ गया आ गया होगा। चलिए अब अभ्यास के लिए थोड़े और देखते हैं। ये देखिए ये सारे मिले जुले हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, आपने पेपर में ऐसे लिख कर आना है। पहले लिखेंगे समासपद, फिर विग्रह रूप, फिर उसका समास का नाम। ये भेद है, ये जोड़ लिख कर आना है। अब देखिए सत्याग्रह, ये है सत्य के लिए आग्रह। ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे के लिए क्या। फिर है चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके। ये क्या हो गया आपका? बहुव्रीहि समास। फिर आता है जल धारा, जल की धारा। ये भी अब देखो ये कारक चिन्ह है, तत्पुरुष समास हो गया। फिर है नवरात्र, नवरात्रों का या 9 रातों का समूह। ये हो गया आपका द्विगु समास। फिर है राजा रंग, बीच में योजक है, तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। फिर है जल थल, ये हो गया जल और थल, ये भी आपका है द्वंद्व समास। आगे देखो बेटे, ये है 100। ये शताब्दी का मतलब देखो क्या होता है। जैसे आपको पता है 100, जैसे क्रिकेटर्स शतक बनाते हैं ना, तो ये शत वही शब्द है। शत का मतलब 100। अब्दों का मतलब होता है शताब्दी, लिखा ना वर्षों को बोलते हैं। चाहे पेपर में आप ऐसा भी लिख सकते हो, 100 वर्षों का समूह भी ठीक है, 100 अब्दों का समूह ये भी ठीक है। तो 100 years मेक सेंचुरी, 100 साल मिलकर एक शताब्दी बनाती हैं। ये हो गया आपका द्विगु समास। फिर आता है बेटा गंगा यमुना, गंगा और यमुना है, और कोट आया, ये आ गया योजक, तो ये बन गया द्वंद्व समास। फिर है गुण युक्त, ये देखिए से कोट आती है, गुण युक्त, ये तत्पुरुष समास है। 3 फलों का समाहार, ये होता है त्रिफला, जिसमें कि 3 फूलों का समाहार ये आपका। फिर आता है आपका शरण में आगत, शरणागत, शरण में आया हुआ। उसके बाद आपका पूर्व और पश्चिम, पूर्व पश्चिम, द्वंद्व समास। इस समय बेटा ये आपके समास है जिसमें आपको के इसी ढंग से रहेगा। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। आप देखो ये थोड़े से और थे आपके। ये देखिए चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, ये आपका है बहुव्रीहि समास। ये देखो चंद्रशेखर शिव जी के है ना, सिर के ऊपर चांद बना हुआ, तो उनके लिए प्रयोग हुआ है। फिर है वन मानुष, वन के मानुष, ये एक पेज छूट गया था। आजीवन, जीवन भर, ये आपका व्ययभाव समास है। फिर है आपका प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। फिर आता है बेटा अमीर गरीब, अमीर और गरीब, ये आपका है द्वंद्व समास। इस तरह से
जो ऊपर करवाए गए और ये शीट पे जो करवाए गए हैं, ये सब के सब आपके अभ्यास हेतु हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से धन्यवाद।